नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज वाला पे। आज हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 6 लेकर आए हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी ऑलरेडी बता चुका हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। तो आज हम लोग पार्ट 5 लेकर आए हैं, पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 6 देखेंगे किसका, 2000 क्वेश्चन की सीरीज का। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके करवा चुका हूं, चैनल पे ही आप जाकर उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग एक कोट देखेंगे। कोट है हाइड योर कैपेबिलिटीज बाइड योर टाइम। ये दिया था दोस्तों डेंग जियाओपिंग, इसको आप जानते होंगे। ये एक बहुत ही महान लीडर चाइना के रह चुके हैं। 1970s में प्रेसिडेंट थे ये चाइना के। उन्होंने ये कोट दिया था कि अपनी कैपेबिलिटीज को आपको छुपा कर रखना है और सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो और उस टाइम अपनी सारी कैपेबिलिटीज आप दिखाने लग गए तो जो आपके दुश्मन है वो आपको पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उनके रास्ते में रोड़ा ना बनो। इसलिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा के रखना है और तब तक छुपा के रखना है जब तक कि आप बहुत बड़े ना बन जाओ। जब बहुत बड़े बन जाओ तो उसका आप शो ऑफ कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, उसके बाद कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी कैपेबिलिटीज, अपने इंटेंशंस को दिखाया तो उसके बाद आपको जो आपके दुश्मन है पहले ही खत्म कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना, हाइड योर कैपेबिलिटीज बाइड योर टाइम। ठीक है, अपना समय, सही समय का इंतजार करो, है ना। हम लोग गांव में भी देखते हैं कि कई बार लड़ाई हो जाती है, या फिर देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ ही लड़ाई हो जाती है और उस टाइम हम लोग काफी छोटे होते भी उस लड़ाई में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जो अपना मेन काम होता है उससे भटक जाते हैं। इसलिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज को छुपाना है और सही समय का इंतजार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज वाला को आप ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं। देखिए इस टाइप की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रही है, आज 6वां वीडियो है, तो इस टाइप के 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो इसका फायदा उठाओगे। और कल एक मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं स्पीडी के वन लाइनर्स पे आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, स्पीडी के वन लाइनर्स अराउंड 2200 क्वेश्चन कराऊंगा और 11 घंटे में कराऊंगा। ठीक है, तो 11 आवर में आपको 2200 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो ये वीडियोस भी आपको देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मालदीव्स न्यू एनवॉय टू इंडिया। मालदीव्स आप जानते हैं मोहम्मद म्यूजी वहां के प्रेसिडेंट है, तो वहां से इंडिया की न्यू एनवॉय कौन बनी है, न्यू एम्बेसडर कौन बनी है, तो बनी है एसात अजीमा। ठीक है, ये मालदीव्स की है और इंडिया में एज एन एम्बेसडर अभी तैनात है। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी, मालदीव्स की। तो एसात अजीना कौन है, ये है मालदीवियन एनवॉय, ये आप कह सकते हो वहां की हाई कमिश्नर है जो कि इंडिया में तैनात है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंडिया के कौन से हाई कमिश्नर है जो कि तैनात हुए हैं मालदीव्स के अंदर, अभी अभी देखिए 25 नवंबर 2024 की न्यूज है। जी बाला सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, श्री बाला सुब्रमण्यम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। मालदीव्स भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। बेशक हमारे साथ उनके रिश्ते अभी खराब हुए थे, बट फिर से रिश्ते सुधरते हुए आ रहे हैं। अभी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वेलकम भी किया, इसलिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि वहां की हाई कमिश्नर कौन है इंडिया में, एसात अजीमा वुमेन है। और इंडियन हाई कमिश्नर कौन है जो कि मालदीव्स में है, वो कौन है, जी बाला सुब्रमण्यम। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है। मालदीव्स की लोकेशन आपको पता होगी। मालदीव्स और मॉरिशस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है सेम ही कंट्री है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि मालदीव्स भाई दूसरी कंट्री है और मॉरिशस दूसरी है, और दोनों ही कंट्रीज से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। मालदीव्स के साथ थोड़े बिगड़े थे, बट फिर भी जो रिलेशंस है उसको अच्छे ही माने जाते हैं। मॉरिशस भी हमारी बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है। ठीक है, समझ में आया। मालदीव्स का ऊपर है और मॉरिशस का नीचे। यहाँ पे मेडागास्कर के पास मिलेगा आपको मॉरिशस, और मालदीव्स देखो इंडिया के काफी ज्यादा करीब है, और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो लोकेशन। इसके बीच में इक्वेटर भी गुजर रही है, ये देख लो, इक्वेटर गुजर रही है। इक्वेटर के नीचे कौन सा है, मॉरिशस है, और इक्वेटर के ऊपर कौन सा है, मालदीव्स है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मालदीव्स इक्वेटर के ऊपर है और जो मॉरिशस है वो इक्वेटर के नीचे है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मालदीव्स और मॉरिशस में आपको फर्क पता चल गया, मालदीव्स एंड मॉरिशस में अब आप ध्यान रखोगे, समझ में आ गया। और मैंने आपको एनवॉय के बारे में बता दिया, जो एम्बेसडर जो नए बने हैं, नए तैनात हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, which city was crowned the world's richest in terms of sovereign wealth fund by global SWF in October 2024। तो सबसे रिचेस्ट कंट्री किसे बताई गई है सोवरेन वेल्थ फंड में, तो बताई गई है अबू धाबी को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अबू धाबी कहां पे है, सबको पता है अबू धाबी है यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है इंडिया की, ये चीज आपको पता है। यूएई की लोकेशन देख लीजिए कहां पे है, ये रहा हमारा प्यारा इंडिया, और प्यारा इंडिया से इतनी पास है क्या, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये टोटल 7
सात अमीरात का एक तरीके से ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है, सब मिलके बनाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ, ऊपर पर्शिया मतलब ईरान है, इधर क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट कर रहा है किसको, गल्फ ऑफ ओमान को, गल्फ ऑफ ओमान को, और ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये क्या है, ओमान कंट्री, और ओमान कंट्री का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो यूएई हो गया, ओमान से ये दो जगह से बॉर्डर लगा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये चीज आप ध्यान रखोगे। समझ में आया। यहां से 69 बीपीएससी में आपका क्वेश्चन आ चुका है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। 7 एमिरेट्स का नाम पूछा था, किसका, यूएई का। तो 7 एमिरेट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, अबू धाबी है, दुबई है, याद रहता है। अगला ध्यान रखना है अजमान, अल क्वैं, फुजैरा, फुजैरा एक पोर्ट भी है, और रस अल खाइमा, ठीक है। तो अबू धाबी, दुबई, अजमान, अल क्वैं, फुजैरा और अल खाइमा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 एमिरेट्स हैं, और ये 7 एमिरेट्स मिलकर बनाते हैं क्या, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है हमारे देश के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो इसे ऑर्गेनाइज किया था किसने, नीति आयोग ने। किसने किया था, नीति आयोग ने इसे इनॉग्रेट ऑर्गेनाइज किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इथेनॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं है। आपको दिख रहा होगा, कोई भी कलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो इसका कोई भी कलर नहीं होता, प्लस ये वॉलेटाइल भी होता है, मतलब अगर इसको आप छोड़ दोगे खुले आसमान में तो एक अपने आप ही भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये वॉलेटाइल भी है, कलरलेस भी है, और मिथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, वुड अल्कोहल भी कहते हैं, या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि वुड अल्कोहल किसे कहा जाता है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि इथेनॉल होगा, मिथेनॉल होगा, या कोई और सा केमिकल होगा, तो आपको ध्यान रखना है मिथेनॉल को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, या फिर वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है, मिथेनॉल को कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको पी लिया तो आपकी मौत हो जाएगी, इसलिए पीना नहीं है, इथेनॉल को पी सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल गायब है, पर जो करंट है न्यूज में बताया, तो क्वेश्चन गलती से गायब हो गया मेरे से, कोई बात नहीं। अभी स्वीडन की नई एम्बेसडर कौन बनी है, अभी स्वीडन की नई एम्बेसडर कौन बनी है, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो ये स्वीडन की नई एम्बेसडर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन एम्बेसडर तो स्वीडन कौन है, वो है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रही हैं, और अब ये स्वीडन में तैनात है, और इंडिया का एक तरीके से अपना पक्ष रखती है। स्वीडन की लोकेशन आपको पता है, देखो कहां पे है, स्वीडन की लोकेशन यहां पे है, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में, नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में स्वीडन है। और ये बॉर्डर नहीं लगाता, किसके साथ नहीं लगाता है, ये बॉर्डर नहीं लगाता रशिया के साथ। रशिया के साथ नॉर्वे तो बॉर्डर लगा रहा है यहां से, ठीक है, यहां से फिनलैंड भी बॉर्डर लगा रहा है, पर स्वीडन बॉर्डर नहीं लगाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्वीडन के बारे में समझ में आ गया कि स्वीडन कौन है। स्वीडन में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को एज एन फॉरेन सर्विस ऑफिसर भेजा गया है, एम्बेसडर बना के। और स्वीडन का है, स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि रशिया के साथ बॉर्डर नहीं लगाता। तो ये तीन चीज आपको भी पता चल गई इस वीडियो को, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, विच ब्रिक्स कंट्री अलोंगसाइड इंडिया हैज ऑप्टेड आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना के अलावा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन सा दूसरा कंट्री पीछे हट गया है ब्रिक्स कंट्री में से, है ना। तो ब्रिक्स में आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्री है कौन कौन सी है ब्रिक्स में, याद रखो, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, है ना। तो चाइना ने 2013 के अंदर, कब, 2013 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक तरीके से लॉन्च किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया, ताकि वो पूरे वर्ल्ड को जोड़ेगा, चाइना से कनेक्ट करेगा। इंडिया को इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ये एक तरीके से चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। प्लस जो बीआरआई का एक पार्ट है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है, पर वो है तो हमारा हिस्सा, बट वो हमारे हिस्से से इलीगली वहां से घुसा रहे हैं, मतलब उधर से लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। तो इसलिए हम लोग बीआरआई का विरोध करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स में से इंडिया तो पहले ही विरोध करता था, और अब ब्राजील भी पीछे हट चुका है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा देश चाइना का बीआरआई का हिस्सा नहीं बनने वाला, तो ब्राजील नहीं बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्राजील हिस्सा नहीं होगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सारी चीजें याद हो गई है ना ब्रिक्स के बारे में। ब्राजील की लोकेशन कहां पे है, साउथ अमेरिका के अंदर है ब्रिक्स,
साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील है, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इक्वेटर यहां से गुजरती है, ब्राजील के ऊपर से गुजरती है। और ब्राजील के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है, लूला दा सिल्वा। इनका नाम क्या है, लूला दा सिल्वा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा, लूला दा सिल्वा कौन है, तो ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है। बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इन्होंने अभी क्या बोला कि भाई मैं अमेरिका के ट्रंप से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, मैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, और रशियन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं अपने रशियन प्रेसिडेंट जो है उनसे बात करूंगा, चाइना के प्रेसिडेंट से भी बात करूंगा, बट मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा। तो लूला दा सिल्वा बहुत फेमस व्यक्ति है, कहां के है, ब्राजील के हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि किसने चाइना के बीआरआई का प्रोजेक्ट, बीआरआई का पार्ट होने से मना कर दिया, तो किसने मना कर दिया, ब्राजील ने मना कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। देखो ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपने पहले सिल्क रोड के बारे में सुना होगा हिस्ट्री में, तो उसी टाइप से उसी तर्ज पे इन्होंने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक तरीके से सोचा है, एक सपना देखा है किसने, चाइना ने 2013 के अंदर। बट अभी इनको काफी ज्यादा लॉस भी लग रहा है इस चीज में, है ना। तो आगे बढ़ते समझ में आया। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने साथ। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द अमाउंट इंडिया हैज कमिटेड टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोर प्रोग्राम फ्रॉम 2025 से 2028। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डब्ल्यूएचओ का 2025 से 28 के लिए इंडिया ने कितना अमाउंट जो बोला है कि हम लोग इतना अमाउंट डब्ल्यूएचओ को देंगे, तो कितना अमाउंट देने की बात की है इंडिया ने डब्ल्यूएचओ को, तो $300 मिलियन देने की बात की है इंडिया ने डब्ल्यूएचओ को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया कितने रुपए देगी, तो $300 मिलियन देगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है, जो उसके हेड है, जो उसके चीफ है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रो। क्या नाम है, डॉक्टर टेड्रो। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर टेड्रो कौन है, ये है डब्ल्यूएचओ के चीफ। ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ को क्यों बनाया गया था आपको पता है, ताकि एक तरीके से हम लोग हेल्थ के मामले में पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकें। और अगर कोई जैसे कि अभी आया था कोविड-19 है ना, तो उससे लड़ने के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे कंट्रीज को जोड़े रख सके, और ताकि हम लोग मिलके इस टाइप के वायरस का मुकाबला कर सके। हालांकि डब्ल्यूएचओ काफी मामलों में फेल रहा है, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। अब डब्ल्यूएचओ का जो गठन है वो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। डेट याद रखना है, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में है। कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है किसका, डब्ल्यूएचओ का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही क्या हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके टोटल 194 मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी एक मेंबर है जो कि 1948 में ज्वाइन कर गया था, है ना। और 1948 में ही डब्ल्यूएचओ को बनाया गया था। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोलता हूं कि आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूं। तो कैसे करवाने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनो। डब्ल्यूएचओ हमने याद कर लिया 1948। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखेंगे, ठीक है, और उसके हेडक्वार्टर भी। क्वेश्चन ये फैक्चुअल बनता है और ये एग्जाम में आ सकता है। तो डब्ल्यूएचओ का गठन कब हुआ, 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में, हेडक्वार्टर क्या है, वॉशिंगटन यूएसए। आईएमएफ वॉशिंगटन यूएसए। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो डब्ल्यूएचओ जिनेवा स्विट्जरलैंड याद रहेगा, डब्ल्यूएचओ याद रहेगा, और डब्ल्यूटीओ 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दोनों का जिनेवा स्विट्जरलैंड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी, है ना। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही पैसे के मामलों में से डील करती है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों का है 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहां पे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन यूएसए। सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, यूएसए, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का यूएसए में है, वॉशिंगटन डीसी में है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे, 1945 में से स्टैब्लिश किया गया था। कहां पे है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्रोनोलॉजी से लगा दो कि सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन बनाया गया। मतलब यूनाइटेड नेशन से भी पहले क्या है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। फिर उसके बाद क्या बना, यूनाइटेड नेशन बना। उसके बाद 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कहीं पे भी कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, विच कंपनी became the first coal company to open 4 अमृत फार्मेसीज। 4 अमृत फार्मेसीज खोलने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी, तो पहली कंपनी कौन सी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बनी है
फार्मेसीज खोलने वाली, अमृत फार्मेसीज खोलने वाली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हु बिकेम द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू विन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग? कॉमनवेल्थ के पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली आईपीएस ऑफिसर कौन सी रही हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ के पावर लिफ्टिंग में? तो किसने जीता है? अनीता रॉय ने जीता है। अनीता रॉय ने जीता, इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जीत गई हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, एसएसपी हैं पुडुचेरी के अंदर, और वहां पे इन्होंने कॉमनवेल्थ में पावर लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? कॉमनवेल्थ आपको पता है, कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि एक टाइम पे कॉलोनीज थी, जिनको एक टाइम पे कब्जा रखा था किसने? यूके ने। तो उन सारी कंट्रीज का ग्रुप है क्या? कॉमनवेल्थ। आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल 56 कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज है? 56 कंट्री है, और कितना पॉपुलेशन होगा? अराउंड 2.7 बिलियन का पॉपुलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? इसमें तो इंडिया के ही 1.4 बिलियन हो जाते हैं, तो फिर 2.7 बिलियन कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमनवेल्थ क्या है? ये ग्रुप है यूके के कॉलोनीज का, जो कि पहले एक टाइम पे यूके की कॉलोनीज रह चुकी हैं, और जो अनीता रॉय है कॉमनवेल्थ के पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल 14 माउंटेन अबव 8000 मीटर? ठीक है, कौन सा यंगेस्ट व्यक्ति रहा है जो कि 14 जो माउंटेन्स है, जो कि 8000 मीटर से भी ज्यादा जिनकी हाइट है, उनको क्लाइंब कर चुका है, जो कि यंगेस्ट पर्सन रहा है? तो कौन है? नीमा रिंजी शेरपा। ठीक है, नीमा रिंजी शेरपा, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। शेरपा लोग के बारे में आप जानते हैं, ये एक तरीके से जो पहाड़ी चढ़ना चाहते हैं उनको चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो नीमा रिंजी शेरपा जो है वो यंगेस्ट पर्सन है जो कि 14 माउंटेन को, जो कि 8000 मीटर से भी ऊपर के माउंटेन्स हैं, उनको क्लाइंब कर चुके हैं। यंगेस्ट पर्सन नीमा रिंजी शेरपा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला क्या है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग एज अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल एज अनाउंस्ड एट द इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस? तो इंडिया कौन से नंबर पे है इथेनॉल प्रोडक्शन में? अगर क्वेश्चन आए कि इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया कौन से नंबर पे है, तो आपको ध्यान रखना है इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया है 3rd नंबर पे। इंडिया 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करता है, और सबसे ज्यादा एक तरीके से इथेनॉल को कंज्यूम भी करता है। तो समझ में आया कि इथेनॉल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कौन करेगा? इंडिया, और कंज्यूम भी कौन करेगा? इंडिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इथेनॉल का प्रोडक्शन 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया, और 3rd नंबर पे ही इंडिया जो है कंज्यूम भी करता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे इथेनॉल के बारे में, है ना। एक आपने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। क्या सुना होगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमेशा न्यूज में रहता है, इसी वजह से इथेनॉल भी न्यूज में रहता है और आपके यूपीएससी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आपने सुना होगा। अब ये क्या है? ये है कि हम लोग 20% तक इथेनॉल जो है उसको ब्लेंड करेंगे, किसके साथ? पेट्रोल के साथ। ठीक है, अब आप जानते होंगे पेट्रोल है ना। अब इसके लिए ऑयल हम लोग कहां से मंगाते हैं? अभी रशिया से मंगा रहे हैं, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, ये सबसे मंगवाते हैं ना। तो अब हम लोगों ने क्या सोचा कि यार इतना सारा ऑयल के लिए हम लोग पैसा दूसरी कंट्रीज को देते हैं, तो एक काम करते हैं, इस पेट्रोल में 20% हम लोग इथेनॉल मिला देते हैं। ठीक है, अब देखा क्या गया है कि इथेनॉल मिलाने के बाद भी जो गाड़ियां हैं काफी बढ़िया चलती है, तो क्यों ना इसमें से 20% जो है इथेनॉल हम लोग बना ले। 20% जो इथेनॉल है पेट्रोल में मिला दें। इससे क्या होगा? 20% तक हम लोगों को पेट्रोल कम बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ऑयल कम मंगवाना पड़ेगा, और जब हमें कम मंगवाना पड़ेगा तो उसमें हमारे काफी ज्यादा पैसे बचेंगे, काफी ज्यादा फॉरेक्स बचेंगे, है ना, काफी ज्यादा फॉरेक्स बचेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग क्या करें, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करें पेट्रोल के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका टारगेट हम लोगों ने पहले 2030 रख रखा था, बट इसको कम करके 2025-26 तक का टारगेट रखा, और इसे हम लोगों ने अचीव भी कर लिया। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि हम लोगों ने कुछ टारगेट रखा है उसे अचीव भी कर लिया। तो 2025 में हम लोग क्या कर रहे हैं? 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग 20% तक कर पाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2025 में हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अभी जब ये जो इथेनॉल है कैसे बनता है? शुगर केन से बनता है, और भी बहुत सारी चीजों से बनता है। ठीक है, अब ये शुगर केन, ये सब जो है चीजें हैं, ये कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स कि जो पैसा हम लोग बाहर दूसरी कंट्रीज को दे देते, अब वो पैसा सेव करके हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने फार्मर्स को दे रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा? जो फार्मर्स जो हमारे भाई हैं वो भी काफी ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे, है ना, ताकि उनके पास भी पैसे दिए जाएंगे। तो अराउंड 1.2 लाख करोड़ जो है ये फार्मर्स को मिल चुका है और मिल रहा है। 1.2 लाख करोड़ का फायदा होगा। ये जो पैसा बाहर चल जाता था, ये सब अब किसके पास जाएगा? हमारे फार्मर भाई बहन के पास जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना।
थोड़ी स्पीड हम लोग तेज भी रखते हैं ताकि सुबह का टाइम जो है आपका सही हो पाए, है ना। आप अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्पीडी का करंट अफेयर्स आने वाले हैं तो उस चीज के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टॉयलेट सीट इन अर्बन होम्स। तो कौन से स्टेट ने ये न्यू टैक्स लाया है, तो हिमाचल प्रदेश ने लाया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, हु होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रेडियोज। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रेडियोज के मामले में किसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ये है राम सिंह बौद्ध के पास। किसके पास है, राम सिंह बौद्ध के पास, ये आपको ध्यान रखना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रेडियोज, राम सिंह बौद्ध, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, वेयर विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अपना पहला ओवरसीज कैंपस कहां पे खोलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कहां खोलेगा, दुबई के अंदर खोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां खोलेगा, दुबई के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अपना पहला कैंपस खोलेगा। अब देखो जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वो एक तरीके से दूसरी कंट्रीज में जा रही है, जैसे कि IIT मद्रास ने बोला था कि हम लोग कहां जाएंगे, तंजानिया के अंदर जाएंगे, है ना। वैसे ही IIT दिल्ली ने बोला हम लोग कहां जा रहे हैं, UAE में जा रहे हैं। तो वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये भी कहां जा रहा है, UAE के दुबई में जा रहा है। और अभी मैंने आपको UAE के आपको 7 एमिरेट के नाम बताए थे, उसमें से दुबई भी एक था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ही देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी सेंटर लॉन्च्ड बाय IIT मद्रास, ठीक है। तो क्या नाम है, सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों को ही देखना है। अगला सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 77th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो WHO का जो रीजनल कमेटी जो है, अभी मैंने आपको WHO को बताया, तो उसके रीजनल कमिटीज होते हैं। तो जो एशिया के आसपास जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कमेटी है, उसका हेड किसे बनाया गया है, उसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, तो उसका चेयरपर्सन बनाया गया है JP नड्डा साहब को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसे बनाया गया है, JP नड्डा साहब को वहां का चेयरपर्सन बनाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। JP नड्डा कौन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का WHO का रीजनल कमेटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि पिंक अलार्म कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पिंक अलार्म कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कहां किया गया है, ये मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया है। कहां पे, मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पिंक अलार्म इंट्रोड्यूस किया गया है वुमेन की सेफ्टी के लिए। चलिए अगला सवाल है, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों को ही देखना है। अगला सवाल है, वेयर विल IIT मद्रास एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। IIT मद्रास पहला अपना इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर कहां पे लगाएगा, तो ये लगाएगा दुबई के अंदर। कहां लगाएगा, ये भी दुबई के अंदर लगने वाला है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में IIT मद्रास अपना पहला इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाने वाला है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी पोर्टल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, साथी पोर्टल आप जानते होंगे, साथी पोर्टल किस चीज के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, जो भी हैं, जो कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम की तैयारी के लिए एक साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है साथी पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है NCERT द्वारा। किसके द्वारा, NCERT द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो NCERT ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि साथी पोर्टल कौन है, किसने लॉन्च किया है, NCERT ने, है ना। अब मैं बोलूं कि सारथी किसने लॉन्च किया है, तो सारथी का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सारथी किसने लॉन्च किया है। साथी तो मैंने आपको बता दिया, तो NCERT ने लॉन्च किया है जो भी बच्चे JEE और नीट ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, विच सिटी इन बिहार होस्ट द सेकंड एम्स आफ्टर पटना। पटना के बाद बिहार के किस शहर में दूसरा एम्स स्थित है, तो कहां पे है, दरभंगा में अभी नया एम्स बनाया जा रहा है। आपको पता है कहां पे बनाया जा रहा है, दरभंगा में अभी नया एम्स बनाया जा रहा है। तो बिहार में कुल मिला के 2 एम्स हो जाएंगे, एक तो पटना में है ही और एक कहां पे होगा, एक दरभंगा में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे होगा, दरभंगा में होगा। अब दरभंगा में कहां पे होगा इसके बारे में जान लीजिए, ये होगा एकमी शुभम बाईपास के पास, एकमी शुभम बाईपास के पास। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दरभंगा में कहां पे होगा, तो एकमी शुभम बाईपास के पास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में
दरभंगा में नया एम्स बनाया जा रहा है टोटल 1264 करोड़ की लागत के साथ। कितने लागत के साथ? 1264 करोड़ की लागत के साथ। और ये अराउंड 187 एकड़ 187 एकड़ में ये फैला होने वाला है। जिसमें क्या होगा? जिसमें 750 बेड की फैसिलिटी भी होगी, 750 बेड की फैसिलिटी भी होगी, प्लस 125 लोगों की 125 सीट का एक कॉलेज भी रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें कॉलेज वाले बच्चे पढ़ेंगे भी, है ना। जैसे कि आप पीएमसीएच एनएमसीएच जानते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे कॉलेज भी है और साथ में हॉस्पिटल भी रहता है ना। तो इसमें भी 125 सीट रहेंगी जहां पे जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, प्लस 700 बेड का ये क्या रहेगा, पूरा फैसिलिटी रहेगा। पूरा ये एम्स होने वाला है, 1264 करोड़ के साथ बनाया जा रहा है। टोटल 187 एकड़ में बनने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। दरभंगा कहां पे है? दरभंगा को देखो, दरभंगा ढूंढो कहां पे है। यहाँ पे दरभंगा को ढूंढ के आप नोटिस करोगे कि दरभंगा कहां पे है। दरभंगा ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। पटना कहां पे है? पटना ये रहा। और पटना और दरभंगा देखो, पटना और दरभंगा क्या बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे। तो पटना और दरभंगा अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एम्स दरभंगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज मैंने आपको बताना है मुझे कि कौन सी योजना के तहत बन रहा है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी योजना के तहत? ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि कौन से योजना के तहत बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया है। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसको 2003 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो आपके जो आस पड़ोस वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं कि भाई दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके करवा लो, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा अच्छा इलाज है। क्योंकि क्या हो गया है कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशन ऐसी बन गई है जहां पे इलाज बहुत अच्छा है, और कई जगह ऐसी है आसपास की जहां पे इलाज बिल्कुल भी नहीं है, तो सब लोग दिल्ली की तरफ भागेंगे। वैसे ही बिहार में अगर आपको कुछ हो जाए तो आप सब लोग कहां भागते हो? पटना की तरफ भागते हो, है ना। तो इसको रोकने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़े, उससे अच्छा क्या है, वो जो हॉस्पिटल है उसको वहां तक लोगों के पास पहुंचा दो। ठीक है, तो इसके तहत ही क्या किया जा रहा है? इसके तहत ही एम्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये योजना 2003 में लॉन्च की गई और इसी के तहत एम्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे, ताकि एक अच्छी फैसिलिटी मिल पाए वहां के लोगों को, है ना। अब देखो, दरभंगा में भी एम्स रहेगा तो जरूरी नहीं है कि सब लोग पटना ही आएंगे, नहीं, सब लोग कहां जा सकते हैं? दरभंगा में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत के साथ 187 एकड़ जमीन पे 750 सीट का एक हॉस्पिटल बन रहा है। दरभंगा का एम्स बन रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर एवर सोल्ड एट एन आईपीएल ऑक्शन। ठीक है, तो यंगेस्ट प्लेयर कौन रहा है जिसको भी आईपीएल में जो सोल्ड हुआ है, तो कौन हुआ है? वैभव सूर्यवंशी। कौन हुए? वैभव सूर्यवंशी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। इनको आप जानते होंगे, बिहार के ही हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। जो कि यंगेस्ट प्लेयर बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर वालों, आपकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और इनके विलेज का नाम क्या है? ताजपुर विलेज। क्या विलेज का नाम है? ताजपुर विलेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये समस्तीपुर के ताजपुर विलेज से बिलोंग करते हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जो कि आईपीएल में सेल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं स्पीडी के सीरीज में। ठीक है, स्पीडी के सीरीज में मिलेंगे, पर आपको 100 सब्सक्राइबर्स कम से कम कर लेने हैं, ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। जब और बच्चे जुड़ जाएंगे तो एक तरीके से पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।